नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ लालित और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ में घमासान, गीतों पर संग्राम। यहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब मुद्दों से हटकर सुरों की जंग छिड़ गई है। वंदे मातरम हो या फिर संघ का गीत, कौन गाएगा, इसी पर सवालों की झड़ी लग गई है। असली राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ी है। लोकसभा में बहस थमी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भी गीतों पर तकरार शुरू हो गई। देशभक्ति अब सुरों की राजनीति बन गई है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए, लेकिन अब यह गीत वोटों की लड़ाई का एक नया हथियार बन गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों मुद्दा न महंगाई है, न बेरोजगारी, न विकास, न ही धान और किसान। अब बहस इस पर है कि कौन सा गीत देशभक्ति का असली सुर है, कौन वंदे मातरम गाए और कौन संघ का गीत गुनगुनाए, और कौन किसके सुर पर राष्ट्रवाद का मीटर नापेगा। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर मचा घमासान अभी थमा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई और तीखी हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघ के गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पर ही सवालों की झड़ी लगा दी। बघेल ने सीधा हमला बोलते हुए पूछा कि क्या मोहन भागवत ने कभी वंदे मातरम गाया है, क्या संघ के लोगों को वंदे मातरम आता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वत्सले यहाँ शुरू होता है। कभी तिरंगा नहीं फहरा है, वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे। बीजेपी ने 7 नवंबर से शुरू किया अभियान। देश भर में कार्यक्रम, सेमिनार और रैलियां। संसद में भी गूंजा वंदे मातरम का मुद्दा। लोकसभा और राज्यसभा में हुई जमकर बहस। अमित शाह का आरोप, नेहरू ने गीत काटा। शाह ने कहा 2 अंतरों तक कर दिया सीमित। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। खड़गे ने पूछा पीएम और शाह हर बार नेहरू को क्यों बनाते हैं निशाना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी तंज। कहा मोदी जितने साल पीएम, नेहरू उतने साल जेल में रहे। जो वंदे मातरम आजादी के वक्त क्रांतिकारियों की धड़कन बना, आज वही वोटों की लड़ाई के लिए मुद्दा बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में तो इस संग्राम ने नया मोड़ ले लिया। संघ के गीत पर भूपेश के सवाल के बाद कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल अगर संघ का गीत गा रहे हैं तो अच्छी बात है। साथ ही जायसवाल ने कहा कि वंदे मातरम सुनना है तो भूपेश मोहन भागवत के पास जाए, संघ की शाखा में प्रार्थना सीखें। भूपेश जी का जो संघ का जो प्रार्थना है उसको उन्होंने किया तो उसका स्वागत है, उनको करना चाहिए डेली सुबह उठकर। जहाँ तक बात है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जनाब, अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में गीतों पर जंग छिड़ गई है। एक तरफ वंदे मातरम पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ संघ के गीत के बहाने भी तंज कसा जा रहा है। कौन क्या गाएगा ये तो वही तय करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या देशभक्ति की पहचान गीतों से होनी चाहिए। तो सवाल ये भी है कि क्या गीतों को राजनीति ने अपना हथियार बना लिया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ऐसा नहीं कि वंदे मातरम पर सबका दिल नहीं है, सब चाहते मन से उसे गाना, लेकिन क्या ये गाना ही ये साबित करेगा कि वो असली देशभक्त है? तमाम चीजें और इस गाने पर जोर क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल। क्या वंदे मातरम और संघ गीत को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या छत्तीसगढ़ में राजनीति मूल मुद्दे को छोड़कर अब गीतों में कहीं गुम हो रही, यानी कि असल मुद्दे तो कुछ और है लेकिन उनको छुपाया जा रहा है, राजनीति अब इन मुद्दों पर हो रही है। और सवाल नंबर 3, क्या गीतों का संग्राम जनता को बांटने का क्या नया तरीका बन गया है? ये तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी डिबेट रहने वाली है। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं।
बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उज्ज्वल जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अनिल पुसतकर। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा। अनिल जी, देशभक्ति का क्या अब यही पैमाना रह गया है कि आप कौन सा गीत गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, कब गा रहे हैं, आपको गाना जरूरी है, ये तमाम चीजें हैं, असल मुद्दे तो कुछ और है क्या? उनके ऊपर से ध्यान भटकाने का तरीका किस तरह से लेते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देशभक्ति तो है, हर आदमी के अंदर में होती है और हर आदमी को प्रूफ करना नहीं है। अब वो भले ही वंदे मातरम गाए या नमस्ते सदा वत्सले गाए और पता चला कि वो अपराध कर रहा है तो उसका क्या फायदा? तो राष्ट्रभक्ति का कोई भी राष्ट्र, हाँ एक बात जरूर है, अब हमको अपने जो विरासत है, हमारी परंपरा है, उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो आपने तो बहुत बार जो है टीवी में भी सर्वे आए हैं, अखबारों में भी छपे हैं कि बहुत सारे नेताओं को तो जनगण भी पूरा नहीं आता, राष्ट्रगान आप पूरा नहीं गा सकते, फिर आप बात करते हो कि आपको वंदे मातरम भी आना चाहिए। हम भी स्कूल में वंदे मातरम पढ़े हैं तो उसमें 2 ही स्टेंजा होते थे, तीसरा स्टेंजा नहीं था। तो जब जो जैसा था वैसा था। अब उसको, अब कोई मुझसे कहे कि मैं प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ा, हमको प्रार्थना होती थी वो करे तो तभी मैं उस स्कूल का स्टूडेंट कहलाऊंगा, तो ये बात नहीं होती। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए तो ये सब बात जो है ये कोई मायने नहीं रखती और ये होना भी नहीं चाहिए था छत्तीसगढ़ के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए जब संसद में जब बहस हो रही है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में बहस क्यों करना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जो बहस होना चाहिए वो आपका किसान जो है वो गला काट कर पड़ा हुआ है अस्पताल में, उस पर बात नहीं कर रहे हो आप नगर निगम में जो है डेली 35,000 डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। आप कुत्तों के, आवारा कुत्तों के मामले में फेल हो गए, मवेशी सड़क पर बैठे हुए हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आप ये सब बातों पर बात ना करके अब इसमें क्या होगा, अगर मैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि माता गा दूंगा तो मैं वो सब सारी समस्या खत्म हो जाएगी, या मैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम गा दूंगा तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अरे आप जो मूल चीज है उस पर बात करो। इस बात पर एकेडमिक जो डिबेट हो रही है वो संसद में हो ही रही है। हमको यह छत्तीसगढ़ में बेवजह लड़ाई कर रहे हैं। अरे आप बात करिए धान की, किसान को नहीं मिल रहा धान, आप बात करिए कि किसान का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, आप बात करिए, आप ये बात करिए कि आपके किसान का रकबा, खेती का रकबा कम हो गया है, किसानों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, तो फिर पैदावार कैसे बढ़ गई? ये कहां से आ रहा है? राइस मिल में जो धान पकड़ा रहा है वो कहां से आ रहा है? आजू बाजू के स्टेट से जो धान की स्मगलिंग हो रही है वो कैसे हो रही? ये सारी बातें छोड़कर आप जो है वो बैठ गए वंदे मातरम और नमस्ते सदा वत्सले। इससे क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा? इतने साल से गाई तो रहे ना, कौन नहीं गाता इतने साल से? यार राष्ट्रगान हर कोई नहीं गाता, बाकी जो में होता था फिर बंद क्यों करा दिया गया? देखिए, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो फिल्म जब खत्म होती थी तो फिल्म में राष्ट्रगान होता था, और राष्ट्रगान होता था पूरी पब्लिक निकल जाती थी बाहर, अपमान होता था राष्ट्रगान का, इसलिए आपने फिल्म सिनेमा तक में बंद करा दिया और आप बात कर रहे हो नहीं होना चाहिए। अरे ये सब चीज़ों को कोई मायने नहीं है। राष्ट्रभक्त हर आदमी जो इस देश में पैदा हुआ है, इस देश के लिए अपना प्यार रखता है, शहर के लिए प्यार रखता है, अपने प्रदेश के लिए प्यार रखता है, उसके प्यार को परखने का ये गाना, राष्ट्रगीत कह लीजिए, राष्ट्रगान कह लीजिए या संघ की प्रार्थना कह लीजिए, ये पैमाना नहीं हो सकता। बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपने सही कहा अनिल जी, जबरदस्ती नहीं हो सकती, सिखाया जा सकता है, उसे उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। उज्ज्वल जी, मैं आपका रुख करूंगा, ये एक बड़े उत्सव के रूप में आप मनाइए, कोई हरकत नहीं है, ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को सिखाए हैं। ये बात अनिल जी ने भी सही कही कि आम लोगों को नहीं पता है, नहीं आता है गाना, हो सकता है उनको आप सिखाएं, हो सकता है उनके अंदर वो देशभक्ति का जज्बा जगाएं। एक अच्छी बात है, सांस्कृतिक रूप से, उत्सव के रूप में से मनाने के लिए, और ये होना भी चाहिए, सरकार को ये करना भी चाहिए प्रयत्न। लेकिन जिद क्यों? आप गाइए तभी आप देशभक्त, ये जिद क्यों? पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि क्या, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाएगा कि आप इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ललित जी, पहले तो ये गाना नहीं है, एक गीत है जी। थोड़ा आपको मैं करेक्शन करना चाहूंगा और मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा आपको। त्वमिम दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमानि त्वाम नमानि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी हैं और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी माता भी हैं। ये वो 2 लाइनें हैं जो इस भारत देश के किसी भी नागरिक ने पढ़ी नहीं है और सुनी नहीं है। इसका कारण ये था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के ऊपर एक समीक्षा बैठक बुलाई अपनी कार्य समिति की, और मुस्लिमों के विरोध के कारण, जिन्ना के विरोध के कारण
इन 2 लाइनों को काट दिया गया। अब मैं आता हूं आपके विषय पे। कौन कहता है कि किसी को जबरदस्ती कर रही है कोई पार्टी या सरकार? आप बताएं कोई विषय, कोई संज्ञान, कोई आपकी दुर्घटना या कोई घटना आपको पता लगी हो जहां पर किसी को मजबूर किया जा रहा हो गाने के लिए। और बिल्कुल अनिल पुसतकर जी ने सही कहा कि ना तो संघ का गान या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत पैमाना नहीं है राष्ट्र भावना या ये प्रमाणित करने का कि राष्ट्रभक्त हैं, पर इसका अपमान ये जरूर पैमाना है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। आप मत गाइए, आप सम्मान मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर असम्मान मत कीजिए इन ऐसी भावनाओं का, ऐसे गीत और ऐसे गान और ऐसी भावनाओं का जिससे देश विरोधी आप साबित हो सके। आप देखिए व्यंग क्या है। 1857 में जब इस गीत की जब गॉड सेव द क्वीन जो अंग्रेजों का गाना था, इसको प्रचारित किया जा रहा था पूरे देश में, तो बंकिम चंद्र जी ने सुंदर गीत लिखा। और 1875 में जब ये गीत आया, उसके ठीक 50 वर्ष बाद देश गुलामी की बंदिशों में जकड़ा हुआ था। और इसके ठीक 100 साल बाद 1975 को देश इमरजेंसी में झगड़ा हुआ था। आयरनी देखिए, व्यंग देखिए। और आज अब 150 साल बाद इस महान गीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इसका जश्न मना रहे हैं, तब कांग्रेस को दिक्कत क्या है? वंदे मातरम से सिर्फ 3 लोगों को दिक्कत है, एक मुस्लिम लीग को, एक अंग्रेजों को और एक जिन्नाओं के पप्पुओं को। हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, धनंजय जी सम्मान जवाब की देंगे। बात कर रहे हैं। धनंजय जी सम्मान वो की पूछ रहे हैं बात कि जो आपको करेगा, दिक्कत क्या है इस राष्ट्र गीत विरोधी से? होगा। ठीक है धनंजय जी, आपको क्या दिक्कत है इससे? और आप नमस्ते सदा वत्सले पर सवाल उठाते, वो कहते हैं कि आप कह रहे हो कि बीजेपी वाले वंदे मातरम गाते नहीं थे। आप ये सवाल, उनका ये कहना है कि आप अपमान कर रहे हैं, भले ही मत गाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। सवाल ये उठता है सर धनंजय जी कि कांग्रेस के पास तो मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे आप उठाते भी रहे, और आपके पास ये बड़े पावरफुल मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। उनको छोड़कर आप इन मुद्दों में कहां उलझ रहे हैं? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाए हैं। वंदे मातरम आपके चैनल में बोल के शुरुआत में कर रहा हूं, और आपने कहा इस देश में बहुत सारे विषय जिसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। क्यों भागते हैं नरेंद्र मोदी जी सदन से चर्चा करने के लिए? क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में इन विषयों में बात करने के लिए? निश्चित तौर पर आज 150 साल हुआ है वंदे मातरम को, और 150 साल के पहले भी 100 साल हुआ था वंदे मातरम को। उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जैसे मैंने खबर में पढ़ा है, स्मारिका उस दौरान वंदे मातरम की याद में जारी हुआ था। स्मारिका जारी हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं। कल 200 साल होगा जो भी सरकार में रहेंगे, मैं तो 50 साल आगे की बात कर रहा हूं, वो वंदे मातरम के वो याद करेंगे, क्योंकि वंदे मातरम इस देश में राष्ट्रभक्ति के लिए उस दौरान हथियार बनकर उभरा था जब इस देश में अंग्रेज थे। और इसी देश में हमारे किसान, हमारी माता बहनें, बच्चे, जिनको इस देश की माटी से प्रेम था, इस देश के नौजवानों से प्रेम था, अंग्रेजों के खिलाफ जिसके मन में आक्रोश था, वो हथियार की तरह उपयोग करके अंग्रेजों के सामने खड़े हुए थे। हमने देखा है उस दौरान जिन्ना के पप्पू कौन था, जो बंगाल में मंत्री बने थे, हमने देखा है, जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी पूजा भी करती है। आपको तो याद होगा, आप तो पत्रकार हैं। और हमने ये भी देखा है कि उसी पप्पू ने, जो जिन्ना के पप्पू था, वो अंग्रेजों के गवर्नर को पत्र लिखते, क्योंकि वो गवर्नर के नीचे में सरकार में थे, कि भारत छोड़ो जो आंदोलन जो चलाया जा रहा है देश में, उसको कुचलना चाहिए। ये कौन लोग है भाई? कहां से आते थे? ऐसे इतनी नमक हरामी इनके भीतर कैसे भर गई थी? इतनी गुलामी अंग्रेजों की, कि जो वंदे मातरम करके जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है, उसको कुचलने के लिए पत्र लिख रहे थे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी। जिन्ना के सरकार में मंत्री थे, जिन्ना के सहयोग मंत्री थे, मुस्लिम लीग की सरकार थी। खैर छोड़ दीजिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें दफन है। आपने जो बात उठाई, आज के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, पत्रकार महोदय ने भी कहा। मैं इसी पे आता हूं, पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से और छत्तीसगढ़ की सरकार से, क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते? क्यों महंगाई पे चर्चा नहीं करते? क्यों किसानों की खराब हालत पर चर्चा नहीं करते? क्यों देश से बिगड़े जो शांति का जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? और क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ के मंत्री जो सरकार में है,
वो छत्तीसगढ़ में आज आदिवासियों के जमीनों को जो छीना जा रहा है, चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे खैरागढ़ हो, चाहे अमेरा के खदान में जो आदिवासियों पर लाठी चलाई जा रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते। और हमने तो देखा है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से पत्रकारों ने पूछा कि अमेरा में जनता विरोध कर रही है, तो किस प्रकार से मुंह छुपाकर भाग रहे थे। सवाल पूछा जा रहा था अमेरा के खदान पर जो आदिवासियों पर लाठी चार्ज हुआ, जो अमेरा में जो आदिवासियों के जमीन को छीना गया, सवाल पूछा था हसदेव पर, सवाल पूछा गया तमनार पर, जवाब क्या दे रहे हैं, नक्सलवाद खत्म होगा। निश्चित तौर पर देश में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, पर आपकी जिम्मेदारी जिस अमेरा पर है उस पर आप क्या सवाल जवाबित है। हम आपके चैनल में बैठ के हम पूरी दायित्व के साथ कहते हैं, वंदे मातरम इतना महान है, उसकी इतनी महानता है कि मेरे जैसा, मैं अपने आप को तुच्छ प्रवक्ता कह रहा हूं जो उसकी महानता में मैं कोई सफाई प्रस्तुत कर पाऊं या उस महानता पर कोई मैं टिप्पणी कर सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि बकीम बाबू के लिखे वंदे मातरम, जिसपे वीर हमारे सैनिक उसको हथियार बनाकर आगे बढ़े और देश को आजादी मिला, उस पर सफाई प्रस्तुत करूं। मैं वंदे मातरम बोलता हूं, वंदे मातरम देश की जनता बोलती है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, संघ हो सकता है वंदे मातरम नहीं बोलता हो, उसको अपने संस्थक गान अच्छे लगते हो, ठीक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम ना कहती हो। हम तो अपने हर कार्यक्रम वंदे मातरम करते हैं और देश के हर नागरिक 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी राष्ट्रीय पर्व होता है ना, और जब भी तिरंगा की ओर देखते हैं तो वंदे मातरम बोलते हैं। और वंदे मातरम को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी के कहने से वंदे मातरम, लेकिन आपको लगता है कि मोहन भागवत जी को नहीं आता होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप सवाल भी तो ऐसे उठा देते हैं। ये मोहन भागवत जी से पूछिए आप। उज्जवल जी, आप कह रहे हैं कि उनको पूछने के लिए आप संघ में आइए, ठीक है सर। आप उनसे कह रहे हैं कि आपको अगर सीखना है तो प्रार्थना सीखना है तो संघ की प्रार्थना सब उसमें आइए और आप तमाम चीजें सीख जाएंगे। मोहन भागवत जी क्या कहते हैं उनसे डायरेक्ट आकर सवाल पूछिए। आखिरकार ये जो सदन में भी सवाल उठता है, सदन में भी आप नेहरू बनाम मोदी करने की कोशिश कर रहे हैं, नेहरू बनाम संघ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कोई खास मकसद है सर? आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है या फिर तमाम जो विपक्ष है वो देशभक्ति के रंग में नहीं डूबा हुआ है, उसको देशभक्ति से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, देशभक्ति से सराकोर की तो बात ही नहीं है। ठीक, देश विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतों से पूरा सरोकार है कांग्रेस पार्टी को। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि 2 लाइनें मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में क्यों उठाई कांग्रेस पार्टी ने, जब इतना अभिमान है इस गीत पे। जितने गौरव गाथा जो बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये मुस्लिम तुष्टीकरण ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये कोई आरोप नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये 2 लाइनें जो भारत माता की स्तुति के लिए लिखी गई थी संस्कृत में, इसको क्यों हटाया कांग्रेस पार्टी ने, लिखते हुए कि इन 2 लाइनें से मुस्लिम भड़क जाएंगे। जब देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हुआ है तो मुस्लिमों के तुष्टीकरण का फायदा, और तभी प्रधानमंत्री जी मोदी कहते हैं एमएमसी बन गई कांग्रेस पार्टी, जो भी मतलब वो हिंदी और इंग्लिश में एमएमसी बन गई कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस पार्टी। और क्यों इतना तुष्टीकरण, क्यों जिन्ना की तरणों पे जाके आप चाट रहे थे जूतों के उसके, क्यों तलवे चाट रही थी कांग्रेस पार्टी, क्यों इतना तुष्टीकरण, किस बात का डर था, किस बात का डर था? फिरोज गांधी जी का, मुस्लिम परिवार से। और चर्चा तो तमाम विषयों पे होनी चाहिए, चर्चा तो रॉबर्ट वाड्रा पे भी होनी चाहिए, उनके घोटालों पे भी होनी चाहिए, चर्चा तो बिट्टू बघेल के नकली शराब बेच के जेल जाने पे भी होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चर्चा सौम्य चौरसिया के घोटालों पे भी होना चाहिए, चर्चा तो टामन सिंह सोनवानी पे भी होना चाहिए। कौन से जल जंगल और जमीन की बात करती है कांग्रेस पार्टी? सारा तो बेच खाया था आपकी पार्टी ने, सरगुजा बेच दिया, बस्तर बेच दिया, सौम्य चौरासी की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, भूपेश बघेल के बेटे जेल में है। चर्चा उन विषयों पे करे कांग्रेस पार्टी, चर्चा उन विषयों पे करे कि पैसे घोटाले पे जो धन कमाया गया, टामन सोनानी के सारे बच्चे परिवार जो जेल में चले गए, चर्चा तो उन विषयों पे होनी चाहिए। ये छद्म जो विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी, आज वंदे मातरम पे बहस है, वंदे मातरम पे बात कीजिए। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या 2 लाइनें हटाई गई थी नेहरू जी द्वारा, क्यों हटाई गई थी? ठीक है, वो धनंजय जी जवाब दे देंगे, आप लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को चिट्ठी लिखी है, उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी को चिट्ठी लिखी है कि ये 2 लाइनें रखने से मुस्लिम समाज आक्रोशित हो सकता है, वो भड़क सकते हैं। किस बात का डर था नेहरू जी को, बताएं आप। ठीक है, जवाब देना चाहेंगे धनंजय जी इसका? पक्का दूंगा। क्या है, आदमी को थोड़ा सा सन वन भी याद रखना चाहिए। 1937 की 1837 की बात करें, शायद 1800 या 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिन्ना का पत्र आया था नेहरू जी को कि आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वंदे मातरम लागू नहीं होगा। नेहरू जी ने कहा ये जिन्ना या मुस्लिम लीग तय नहीं करेगा,
कि वंदे मातरम गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुन लीजिए बात। ये हुआ था, घुटने टेके थे जिन्ना के सामने नेहरू ने। ठीक है सर, एक एक करके आप ही के सवाल का जवाब तो ले लें। गलत बयानबाजी, जी डॉक्यूमेंट अरे पूरा कर दीजिए। फिर आप बता उस तरीके से दीजिएगा, बात कर रहे हैं भाई। उसमें आप करेक्शन कर जवाब दीजिएगा, आप पहले उनका गलत जवाब ले बयान लेते है हैं। गलत बयानबाजी हाँ नहीं ठीक है सर, आप उनका झूठ है। आप करेक्शन कर दीजिए। भ्रम है, भ्रम। किस पर से बात कर रहे हैं? मैं जवाब झूठ दे रहा हूं है, ना। कुछ भी बात कर सरासर झूठ है। अच्छा ये तो बता दीजिए धनंजय जी, वो कुछ 2 लाइन हटाई गई, क्या वाकई नेहरू ने वो 2 लाइन हटाई है नेहरू जी ने? बताइए ना भैया आप। सुन लो मेरी बात को। ठीक है सर, ठीक पहली है उज्जवल बात जी ये सुन लेते हैं लो, पहले। अगर मैं सुनने की क्षमता रखता ठीक, हूं किसी बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। का सुनो। गलत बयानबाजी फालतू नहीं टाट के करेंगे। बकवास यहाँ डिबेट में नहीं वोट करना। चोरी हो गई है, चोरी भ्रम फैलाने का काम करती है फालतू कांग्रेस टाट के पार्टी। बकवास डिबेट नहीं साथ करना। साथ आरोप लगाए ना पे। 2 लाइन हटी थी कि नहीं हटी आरोप थी? लगाए थे ना पे। 2 लाइन हटी ऐसी थी कि डिबेट नहीं करना है, हटी थी? फिर वो असली जवाब ही खत्म हो जाएगा। नेहरू ने 2 लाइन हटाई थी कि नहीं हटाई थी? जिन्ना के घुटने टेके थे कि नहीं? आपने बताइए। मेरे सवाल क्यों ना जवाब सुनने की क्षमता रखो, ऐसे टोका टाके करके डिबेट। सर आराम से आराम से आराम से नरेंद्र बड़ा मोदी प्रतिष्ठित आराम से एक एक करके सर। उज्जवल जी आप करेक्शन कर दीजिएगा उसमें। लोग ये बातें ना करें। बात ना करें। घोटालेबाजी झूठ ना बोले। समझ गए ना? वंदे जवाब। मातरम, वंदे मातरम। अरे वो गद्दार भारत के संघ और जो मुस्लिम लीग में चाटुकार थे, नमक हराम, नमक अरे खोर, मुस्लिम लीग के कांग्रेस नमक पार्टी। हराम श्यामा प्रसाद मुखर्जी दलाल अंग्रेजों का मुखर्जी दलाल सरकार बना रहा था। और यार से तो क्या हो रहा है सर, एक दूसरे के बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर किस तरह से पलटवार हो रहा है। वो तो सब आदरणीय है, नेहरू जी भी और संघ और मोदी जी भी। प्रकाश मुखर्जी मेरे से बात करेगा ये अंग्रेजों के लिए गद्दारी करने वाले लोग ये हमसे बात करेंगे। ठीक है। कहीं के लोग ये भाजपा के लोग, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी दलाल करने वाले हमसे बात मारेंगे। ये गद्दार जो है इसके लिए हमसे बात करेंगे। अरे दलाल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है सर, ठीक है। देखिए मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देना चाहते। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला गया, अब एक सवाल मुझे अनिल जी से पूछने दीजिए। ठीक है सर, अनिल जी से मेरे को सवाल पूछना, अनिल जी से पूछना चाहिए। अनिल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है कि इसका जवाब दोनों के पास ही नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा बन रही है, देशभक्ति बनाम दूसरी तरफ मुद्दे जो है भटकाए जा रहे हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में आ रही है? क्या जानबूझकर इस ट्रैप में लाकर कांग्रेस अपने आप को खो रही है, अपनी राजनीतिक जो धरातल है उसको खो रही है? ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस ट्रैप में आ जाए जिस तरह से दिखाई दे रहा है सर। देखिए ललित जी, ये इतिहास से सीखा जाता है, इतिहास से सीख ली जाती है। जो इतिहास में हुआ है वही हम फिर आज कर रहे हैं। क्या आप बताइए, जब मराठों का पतन हो रहा था, आखिरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। अंतिम लड़ाई जो थी वो भीमा कोरेगांव में थी। लड़े कौन थे? उनके तरफ से, मराठों की तरफ से हमारे ही हिंदू भाई लड़े थे। मराठों का पतन हो गया, उसके बाद अंग्रेजों का पूरे देश में साम्राज्य स्थापित हुआ। जब अंग्रेजों ने पहली लड़ाई जीती, द फर्स्ट स्टोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज लेड इन बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन लड़े थे? अंग्रेज लड़े थे क्या? अंग्रेजों के साथ जो है हमारे ही लोग लड़े थे। तो उस समय भारत में हमारे ही लोग तो अंग्रेजों को जो है मुट्ठी भर अंग्रेजों को राजा बनाए थे। तो यही कारण तो था कि जरी जरी बात में हर एक इलाके के अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग वो था। हमको आज हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि हमको वो दौर फिर नहीं लाना है कि हम एक दूसरे से बंटवारा हो, हम एक दूसरे से बटे। हम सब लोग मिलकर बात करें भाई, जिसको जो पसंद है वो करे, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। मैं अगर नमस्ते सदा वत्सल्य गाऊंगा तो मैं थोड़ी ना ऐसा कि मैं गद्दार हो जाऊंगा या मैं वंदे मातरम गाऊंगा। जो देश का नागरिक है वो सभी देशभक्त है, जो देश में रह रहा है वो सभी देशभक्त है। अब नेहरू जी ने भी बहुत कुछ किया देश के लिए, वो भी हम भूल नहीं सकते। और आरएसएस अगर अपना गीत गाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देशभक्त नहीं है। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वंदे मातरम हो या फिर कोई और गीत हो, क्या गीत जो है, क्योंकि हम देशभक्ति की बात करते हैं सर, देशभक्ति तो सीने में होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी गीतों में या फिर सुरों में होती है, लेकिन जो राजनीति के सुर बदल रहे हैं ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही था। उज्जवल जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी समय मेरे पास इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ गढ़ में घमासान गीतों पर संग्राम आज की इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।